हेलो बच्चों, वेलकम है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सॉरी ये क्या हो गया। एक सेकेंड। हो जाता है कभी कभी। ये स्मार्ट वाला है ना, थोड़ा स्मार्टनेस दिखा देते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, एंड फिर सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को बेटा डेल जी से दिखाते हैं, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को क्या दिखाते हैं, डेल जी नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो इनका क्या केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या प्रभाव है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि इनका के साथ, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या पंगा बनता है, क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स को। कि यदि आप पहले लॉ ऑफ मास एक्शन निकालेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला डेवलप करना होता है। तो आपको केसी का फॉर्मूला कैसे निकालना है ना। आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो कैसे हम केसी का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपका कोई सिंपल सा रिएक्शन है, Cl2 गैस गिव्स 2Cl गैस। ओके, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो इसके लिए अगर आप केसी बराबर निकालेंगे बच्चे, तो क्या निकालेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। वेरी सिंपल। ध्यान क्या देना है कि जो रिएक्शन कोशेंट है जिस मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर वो घात के रूप में लग जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए सेकेंड आप देख रहे हैं, उसमें आपने देखा कि Cl2 प्लस NO गिव्स NOCl। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए Kc बराबर क्या होगा बेटा, अगेन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, NOCl is product here, to the power 2 because quotient is 2 upon, यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट है, तो एक्टिव मास ऑफ Cl2 into एक्टिव मास ऑफ NO to the power 2। 2 क्यों, इसका रिएक्शन कोशेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को भी आपको घात के रूप में लगाते रहना है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए आपका CH4H2O गिव्स CO प्लस 3H2। वेरी सिंपल, अगेन आप अपने से भी साथ साथ लगा सकते हैं। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ CO, एक्टिव मास ऑफ H2 टू दी पावर 3 लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है। CH4 टू दी पावर नथिंग, H2O टू दी पावर नथिंग। ठीक है, तो दिस इज योर Kc फॉर दिस इक्वेशन। PCl5 gives PCl3 and Cl2। इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ PCl3 प्लस की जगह इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं एक्टिव मास ऑफ Fe3O4 into H2 to the power 4 upon active mass of iron to the power 3, active mass of water to the power 4। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने पहले क्या निकालना बता दिया कि केसी का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे। किसी भी तरह का आपका रिएक्शन हो, उसमें चाहे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, है ना, या सेम नंबर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हों या डिफरेंट हों। इधर देखिए दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, यहाँ दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट है, यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट है, यहाँ दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट है। तो कैसा भी रिएक्शन हो, आपको करना क्या है, Kc इज इक्वल्स टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट कर देना है। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला बना लेते हैं, तो इस फार्मूला को बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सिंपल कैलकुलेशंस होंगे, और उसके बाद आपके हाथ में क्या होगा, आंसर होगा। फटाफट से एक क्वेश्चन देखिए। 2 लीटर के प्राप्त पात्र में, यानी V इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ बेटा, 2 लीटर, 84 ग्राम N2 68 ग्राम NH3 है। ठीक है, इसमें N2 और NH3 के सक्रिय द्रव्यमानों की आपको गणना करनी है। तो बेटा आप जानते हैं कि आपको देखिए N2
कितना दे दिया है 84 ग्राम, और NH3 कितना दिया है बच्चे 68 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आपको एक्टिव मास निकालना है। आप जानते हैं एक्टिव मास बराबर क्या होता है? एक्टिव मास बराबर होता है एक्टिव मास बराबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, यहाँ अपॉन वॉल्यूम कर दिया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं N2 के एक्टिव मास को हम कैसे लिखेंगे बेटा? बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक, अब फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स तो दिया गया नहीं है। ठीक है, ये मास दिया गया है। मोलर मास सबका आपको पता ही है। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14। तो N2 का कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका मोलर मास निकाल लीजिए, कितना होगा मोलर मास? NH3 का कितना होगा? नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे? 14। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा? 3, यानी 14 3 17। ठीक है, समझ गए? ये आपका निकल गया मोलर मास। अब बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले हम लिख देंगे 84 इसका मास अपॉन मोलर मास कितना है 28 इंटू वॉल्यूम लिख देंगे। वॉल्यूम कितना दिया गया है 2 लीटर। सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से NH3 का निकाल लेंगे। ठीक है, 68 मास अपॉन मोलर मास 17 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे? जो आपका दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन करके फटाफट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3H2 + I2 gives 2HI के लिए यदि H2I और HI की साम्यावस्था पर मोलर सांद्रताएं, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट मोलर सांद्रता दे दिया गया है। मोल पर लीटर जहाँ भी देखिए वहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे एक्टिव मास हो गया। ठीक है, सबका एक्टिव मास आपको दिया गया है। साम्य स्थिरांक Kc बराबर निकालना है। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? प्रोडक्ट का एक्टिव मास टू द पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस लिख लेंगे। ओके है, बस फॉर्मूला में वैल्यू लगा देंगे, है ना। H2I और HI का क्रमशः दिया हुआ है। HI का आपका है 27 की स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 9 आपका H2 है, तो यहाँ आप 9 लिखेंगे इंटू यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा? 3 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसको खोल दीजिए, तो 27 इंटू 27 अपॉन 9 3 जा 27। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। आपका Kc आ गया कितना? 27। क्या आ गया? 27। यूनिट क्या होगी? यहाँ मोल पर लीटर का स्क्वायर, यहाँ मोल पर लीटर कैंसिल हो गया। यहाँ नो यूनिट, यहाँ कोई यूनिट नहीं होगी Kc की। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक निश्चित ताप पर कोई अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया एक मिनट, अभिक्रिया क्या है? N2, थोड़ा सा ये मिसिंग है। N2 + 2O2 गिव्स 2NO2। इसके लिए साम्य स्थिरांक K की वैल्यू दी गई है। ओके, सपोज कि ये आपकी K की वैल्यू है। पृथक रूप से निम्न अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांक के मान की गणना करनी है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। 2NO2 है ना, गिव्स N2 + 2O2। ओके, और सेकेंड के लिए हमें निकालना है NO2 गिव्स ½ N2 + ½ O2। ठीक है, ये दो अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए हमें K का मान निकालना है। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं पहला वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले वाले के लिए देखिए आपको K इज़ गिवन। K किसका है बेटा? N2 + O2, 2O2 गिव्स 2NO2 के लिए ये K की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके लिए सपोज
फर्स्ट रिएक्शन के लिए वैल्यू K1 है और सेकेंड रिएक्शन के लिए साम स्थिरांक की वैल्यू K2 है। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, फटाफट से देख लेते हैं। ये जो गिवन रिएक्शन है यहाँ हमने नोट कर लिया, और ये फर्स्ट रिएक्शन जो हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसके दोनों के लिए हमने क्या कर लिया, एक K की इक्वेशन डेवलप कर लिया। K बराबर NO2 स्क्वायर अपॉन N2 प्लस O2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली K1 बराबर, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या है, N2 और O2 है, तो N2 एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ NO2 का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों इक्वेशन क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स है। यानी K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K। तो 1 अपॉन K करना है, सिंपली K की वैल्यू दी हुई है ना बच्चे, तो 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल है। 0.01 इज द आंसर। ठीक है, सेकंड के लिए देखिए, सेकंड में हम अभिक्रिया नोट कर लेते हैं। पहले जो गिवन अभिक्रिया है जिसके लिए हमें वो वैल्यू निकालनी है। NO2 गिव्स हाफ N2 प्लस O2। ओके, इसके लिए कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 बराबर क्या होगा बच्चे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिए कि हाफ पावर क्यों लगा है, क्योंकि इसका रिएक्शन कोफिशिएंट हाफ है। रिएक्शन कोफिशिएंट क्या है, हाफ है, इसलिए हाफ लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप देखें अगर इन दोनों का रिलेशन अगेन, तो K1 और K2 का रिलेशन देख लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो K2 है वो K1 के इन्वर्स को अगर आप देखें और उसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यानी आपका जो K2 और K है वो पहली बात तो कैसा है, इन्वर्स का रिलेशन है, उल्टा है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट NO2 है, यहाँ पर रिएक्टेंट NO2 है। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट NO2 है और यहाँ रिएक्टेंट NO2 है। यहाँ रिएक्टेंट N2 और O2 है, यहाँ प्रोडक्ट N2 और O2 है। तो जब हम बेटा फार्मूला बनाएंगे तो ये और ये एक दूसरे के क्या एकदम क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, इन्वर्स होंगे ना। यानी अगर आप K2 देखें तो K2 स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको बेटा, 1 अपॉन K मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका आप स्क्वायर करके देखिए, आप इसका स्क्वायर करके देखिए। K2 स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करिए तो N2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो O2 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो NO2 हो जाएगा। तो जब ये हिस्सा मिला, ये किसके बराबर है, ये पूरा हिस्सा किसके बराबर है, K के बराबर है कि नहीं है, है कि नहीं है ना। तो अब यहाँ पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट लगा देंगे, लगाएंगे, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट K, 1 अपॉन अंडर रूट 100, 1 अपॉन 10, सॉल्व कर लीजिए, 0.1 आंसर हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 केल्विन ताप पर अभिक्रिया है CO प्लस Cl2 गिव COCl2, साम स्थिरांक दिया हुआ है Kp और आपके क्या दिए गए हैं, आंशिक दाब दिया गया है सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का 0.70, 1.20 और 0.12 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको आंशिक दाब को बेटा हम स्मॉल p से लिखते हैं, तो PCOCl बराबर हमने इतना नोट कर लिया, PCO इज इक्वल टू इतना, PCl2 इतना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जब हमें डायरेक्शन ज्ञात करना होता है बेटा तो हम Q ज्ञात करते हैं और K से रिलेट करते हैं। Q हमने ज्ञात कर लिया, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 0.12 अपॉन 0.70 इंटू 1.20, आंसर आ जाएगा 0.14। अब Q को रिलेट कर दिया KP से,
आपका रिएक्शन आया Q इज़ लेसर देन KP, तो जब Q लेसर देन KP होता है तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, यानी अग्र दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपको देखा है एक अभिक्रिया A2 + 3B2 गिव्स 2AB3, साम्य स्थिरांक दिया गया है K बराबर। अब दूसरा रिएक्शन इसी से रिलेटेड दे दिया गया है, हाफ A2 3/2B2 गिव्स AB3 के लिए साम्य स्थिरांक K डैश की गणना कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अभी ने आपने तुरंत लगाया था ठीक उसी तरीके से आप इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले यू हैव टू नोट डाउन द गिवन रिएक्शंस with the help of which you have to calculate equilibrium constant and then relate। ओके, AB3 है, ये क्या है, हाफ A2 है प्लस 3/2 B2 है गिव्स AB3। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जो हैं दोनों ही रिएक्शंस में सेम हैं, बस नंबर ऑफ कोफिशिएंट यानी मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको K बराबर के फॉर्मूला बना लीजिए पहले, प्रोडक्ट स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ A2 एंड एक्टिव मास ऑफ B2 टू द पावर 3। यहाँ लगा लीजिए K डैश इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, इसका पावर हाफ रहेगा और B2 की पावर 3/2 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, K और K डैश में रिलेशन देख लेना है कि किस तरह ये रिलेट कर रहा है। ठीक है ना, पहली बात तो इसका जो रिलेशन है वो कैसा है बेटा, समानुपात का है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ओके, लेकिन यहाँ पर AB3 का स्क्वायर है, यहाँ पर AB3 है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इसको स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो आपको मिलेगा K डैश स्क्वायर इज इक्वल टू AB3 का स्क्वायर अपॉन A2 टू द पावर हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर। ठीक, और इसी तरीके से B2 की पावर क्या है, 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ लिख लीजिए, सॉल्व करेंगे, मिलेगा AB3 का स्क्वायर अपॉन A2, हाफ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, B2 में क्या मिलेगा बेटा, 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मिला 3। ओके, अब ये K डैश स्क्वायर बराबर है, अब देखिए K डैश स्क्वायर जो है इसको अगर हम इक्वेशन 2 लिख लें और इसको इक्वेशन 1 लिख लें तो इन दोनों को रिलेट करिए तो आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, K डैश स्क्वायर इज इक्वल टू K, दिख रहा है, दिख रहा है ना, और K की वैल्यू कितनी दी गई है, K की वैल्यू दी गई है बेटा 4 × 10 टू द पावर ऑफ -6, 4 × 10 टू द पावर -6 इज गिवन। ठीक है, कोई यूनिट है तो यूनिट में लिख लीजिए, यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अगर K डैश स्क्वायर बराबर K है तो K डैश बराबर क्या होगा बच्चे, √K, √K यानी √4 × 10 टू द पावर ऑफ -6। क्लियर है, बाहर निकाल लीजिए, 4 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 10 टू द पावर ऑफ -6 को सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो क्या करना है, सिर्फ रिलेट करना है सबसे पहले, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन या फार्मूला कैसे डेवलप करेंगे। जो भी रिएक्शन आपको गिवन है फार्मूला डेवलप कर लीजिए, फिर उस दोनों को आपस में रिलेट करके आप आराम से एक
कांस्टेंट के जरिए दूसरे रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया H2 + I2 HI 440 डिग्री सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक है 49.5 Kc की वैल्यू। यदि 0.2 मोल H2 0.2 मोल I2 अभिक्रिया करते हैं 10 लीटर वाले बंद पात्र में कराई जाती है तो साम्य अवस्था पर H2 और HI के ग्राम मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ क्या निकालना है? ग्राम मोलों की संख्या। ग्राम मोलों की संख्या क्या होता है बेटा? ग्राम मोलों की संख्या क्या होता है कि आप उसका सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। अगर आप सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगेन हम रिएक्शन लिखेंगे। H2 + I2 गिव्स HI। सबसे पहले हमको ये जो भी आपका अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है, उसको नोट करना है। ठीक है, अब प्रारंभिक मोलों की संख्या कितनी दी गई है? n बराबर कितना दिया गया है? n की वैल्यू, ठीक, यहीं पे निकाल लेते हैं। n की वैल्यू दी गई है बेटा 0.2 मोल, इसकी भी दी गई है 0.2 मोल, और इसकी कितनी दी गई है? I2 कितना दिया गया है? I2 की वैल्यू नहीं ज्ञात है। I2 की वैल्यू नहीं ज्ञात है। ठीक है, ये इनिशियल वैसे भी 0 होगा अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो जहाँ पर आपका रिएक्टेंट की मात्रा इतनी है तो प्रोडक्ट आपका 0 होगा। ठीक है, तो सपोज़ कि आपका x मोल कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में तो ये 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। ओके, तो 0.2 - x हो गया। हो कब? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स आपके ये हो गए। अब आपको मोलर सांद्रता अगर याद करनी है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसे आप क्या कहेंगे? एक्टिव मास। क्या कहेंगे? एक्टिव मास। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहिए या एक्टिव मास कहिए। तो एक्टिव मास बराबर बच्चे आपको पता है क्या होता है? N/V। क्या होता है? N/V। तो N ये है, V आपको कितना दिया गया है? V आपको कितना दिया गया है देख लीजिए। V आपको 10 लीटर दिया गया है। ओके, तो H2 का एक्टिव मास कितना हो जाएगा? H2 का एक्टिव मास 0.2 - x/10, 0.2 - x/10, 2x/10 सॉल्व कर लीजिए तो x/5 आ जाएगा। ओके, इसका आ जाएगा x/5। क्लियर है? या आप इसको मत सॉल्व करिए क्योंकि अभी फॉर्मूला में रखना है, इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको 2x/10 ही रहने देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना क्या है बच्चे? ग्राम मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? ग्राम मोलों की संख्या निकालनी है। तो अभी ग्राम मोलों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो अभी ये एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एक्स को सॉल्व करना होगा। उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? Kc के फार्मूला में लगाइए, HI का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2। ठीक है, आपने यहाँ से सभी की एक्टिव मासेस क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ मिल जाएगा 2x/10 टू द पावर 2। ठीक, H2 का क्या मिल जाएगा बच्चे? 0.2 - x/10, इसका भी मिल जाएगा 0.2 - x/10। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 दो बार आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2x/10 इंटू 2x/10 0.2 - x, एक मिनट,
0.2 माइनस एक्स अपॉन 10 एंड यहाँ पे इंटू 0.2 माइनस एक्स अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करिए तो आ जाएगा 4x² अपॉन 0.2 माइनस एक्स इंटू 0.2 माइनस एक्स। ठीक है, जगह कम पड़ गया बच्चे। खैर, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन 0.2 माइनस एक्स। ठीक, और वैल्यू आप केपी की यहाँ केसी की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 49.5। 49.5 तो जब 49.5 इसको इज इक्व टू में हल करेंगी तो ये लगभग इज इक्व टू 49.5 में हल करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 7 के अप्रॉक्स। कितना आएगा? 7 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए पक्षांतर करके तो x बराबर बेटा आपको मिल जाएगा 0.16। x बराबर मिल गया आपको 0.16। ठीक है, अब जब x बराबर 0 ये मिल गया तो H2 बराबर आपका क्या है 0.2 माइनस एक्स है, यानी क्या कर देंगे 0.2 माइनस 6.16 कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.04। इसी तरीके से I2 निकाल लीजिएगा और इसी तरीके से HI भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो जगह इनने कम छोड़ा था इसके लिए आप सॉरी, आप लोग खुद से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। ये बेटा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसको समझिए कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम कोई रिएक्शन होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं, सपोज ले लिया हमने रिएक्शन A मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस B मॉलिक्यूल ऑफ B gives C मॉलिक्यूल ऑफ C एंड D मॉलिक्यूल ऑफ D। हर बार इसको लेते हैं हम लोग, पता है। इसके लिए अगर हम बच्चे Kp बराबर निकालना चाहें, ठीक है, Kp बराबर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C इनटू partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B. So very simple equation number 1, ये Kp हो गया। सेम के लिए अगर बेटा आप Kc निकाल लीजिए तो Kc will be equal to what? Active mass of C to the power C, D to the power D, A to the power A and B to the power B. It's a क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब गैसेस इक्वेशन से क्या होता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप देखें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव व्हाट PV इज इक्वल्स टू nRT, यानी अगर हम P के फॉर्म में निकालें तो P इज इक्वल्स टू N/V RT, N/V RT, और N/V क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है C। अब इस C और इस C में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेंट्रेशन है C और CRT, यानी CRT हो गया आपका P बराबर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी थिंग विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ दैट इनटू RT। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब देखिए जब ये मिल गया तो आप क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ D बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ D RT, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A RT,
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ बी RT। क्लियर है। अब इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रख देंगे बेटा, इन वैल्यूज़ को हम रख देंगे KP के फॉर्मूला में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, KP बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह हम लिख देंगे एक्टिव मास ऑफ C RT, एक्टिव मास ऑफ D RT अपॉन एक्टिव मास ऑफ A RT एंड एक्टिव मास ऑफ B RT। ठीक है, अब चूंकि सबकी पावर भी लगाना ज़रूरी है, तो A की पावर A है तो RT की पावर A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से B की पावर B है तो RT की पावर B हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लीजिए कि एक्टिव मासेस एक साइड हो जाएं और आपका RT एक साइड हो जाए। ओके, क्लियर है ना बच्चा, कोई दिक्कत। अब RT टू द पावर C है और RT टू द पावर D है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। RT टू द पावर C प्लस D, यहाँ पे हो जाएगा RT टू द पावर A प्लस B। ठीक है, अब इसको भी ऊपर ले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B एंड RT टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, C प्लस D माइनस A प्लस B, C प्लस D माइनस A प्लस B, जो कि बराबर क्या हो जाएगा, मोलों के अंतर के बराबर हो जाएगा। और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, देखिए KC के बराबर है, तो ये हो गया आपका KC, ये हो गया RT और इसकी पावर हो गया डेल N। ठीक है, यानी आपको रिलेशन क्या मिल गया, KP इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल N। ठीक है, ये क्या है, डेल N क्या है, अणुओं की संख्या में परिवर्तन है। ठीक है, ये अणुओं की संख्या है प्रोडक्ट की, ये है रिएक्टेंट की, इन दोनों का डिफरेंस निकला तो अंतर हुआ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ये KP इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल N आपको मिला, जहाँ पे इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम डेल्टा N की वैल्यू जो है, देखिए कि अगर 0 है या 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में KP और KC का क्या रिलेशन होगा। जैसे ही हम डेल N की 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे बेटा, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वस टू 1 हो जाता है, यानी KP इज इक्वस टू KC हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेल N की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू कुछ आ जाए, है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो KP होगा बेटा वो ग्रेटर देन KC होगा, और इस केस में जो KP होगा वो लेसर देन KC होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है, और ये आपको कहीं न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में, कंपेयर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद देख लेते हैं साम्य स्थिरांक पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। साम्य स्थिरांक कट गया, साम्य स्थिरांक के, वो KP हो चाहे KC हो, पर ताप परिवर्तन का, ना कुछ गड़बड़ लग गया, का प्रभाव। ठीक है,
फटाफट से थोड़ा देखा जाए कि क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर चेंज का। ठीक है, इसके लिए वानठाफ इक्वेशन से निकाला गया है कि log Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू del H 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें K के कंसंट्रेशन के फॉर्म में देखना है तो Kc2 अपॉन Kc1 निकालेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ डेल एच की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल यू लिखेंगे। ठीक है, एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या हीट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, दोनों को ये ध्यान रखना है। 2.303 आर सेम रहेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, तो इसका जो है नोट कर लीजिए, इस पर आधारित न्यूमेरिकल कम ही आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस या महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का महत्व, साम्य स्थिरांक का महत्व। ठीक है, क्या महत्व है साम्य स्थिरांक का? अगर साम्य स्थिरांक हमें न पता हो तो क्या कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, साम्य स्थिरांक से हम सबसे पहला जो फायदा होता है साम्य स्थिरांक का, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर आपका साम्य स्थिरांक की वैल्यू पता है तो हम के एंड क्यू को क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, रिलेट कर लेते हैं और रिलेट करके हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं, जैसा कि आपने काफ़ी न्यूमेरिकल्स में निकाल के देखा भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ साम्य स्थिरांक का क्या दूसरा महत्व है, जो बेटा हमारा साम्य स्थिरांक है उसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट्स का स्टेबिलिटी क्या है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हम उससे साम्य स्थिरांक की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके लिए Kc की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा को हम ऐसे दिखा देते हैं, ज़्यादा होगी, ऊपर की ओर जा रही है, राइज कर रही है, जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी स्थायी प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया दो रिएक्शन सेम के लिए। ठीक है, एक आपने रिएक्शन लिया 2XOG गिव्स X2 प्लस O2। ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू दिया गया है, मान लीजिए कैलकुलेटेड वैल्यू है 10⁻²4। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है 2XO2G गिव्स X2 प्लस 2O2। ठीक है, इसके लिए Kc की वैल्यू आई है 2.5 इंटू 10⁻10, 2.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, तो अब इन अभिक्रियाओं की तुलना करिए तो आपको पता चलेगा कि XO की अपेक्षा X2 का जो स्थायित्व है वो क्या है, ज़्यादा है। XO की अपेक्षा XO2 का स्थायित्व ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि Kc की वैल्यू जो है 2.5 10⁻10 इज़ लेसर देन 1 इंटू 10⁻24। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है, साम्य सांद्रताओं की गणना, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव मासेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है, इसकी सहायता से। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास, सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं केसी की सहायता से। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद रासायनिक साम्य में डेल जी और डेल जी ज़ीरो की सार्थकता, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेल जी एंड डेल जी नॉट। ठीक है, कहाँ पर? इन या एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमारा डेल जी और डेल जी ज़ीरो की क्या सार्थकता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इस चीज़ को हम देखते हैं। डेल जी का मान जितना ऋणात्मक मान प्रदर्शित होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में और स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, यानी डेल जी की सहायता से हमारा डेल जी का जो नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना, डेल जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन कैसी होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और अगर डेल जी का मान पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? बैकवर्ड होगा। तो इस तरीके से आप देखिए, ये स्वतः भी होगा, स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका महत्व होता है। अब इसके महत्व को हम ज्ञात कैसे करेंगे? इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा बेटा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन से तो आपको मिलेगा डेल जी इज इक्वल टू डेल जी ज़ीरो या डेल जी नॉट 2.303 आर टी लॉग क्यू। ठीक है, तो ये दो आपके रिएक्शन के फार्मूलाज हैं जो आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि आपके 12th लेवल पे इसका क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल कम ही पूछा जाता है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक जो हमने सोच रखा था आज की क्लास के लिए, डेल जी ज़ीरो एंड के में क्या निकालेंगे हम? रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन डेल जी ज़ीरो एंड के में रिलेशन क्या है? तो बेटा रिलेशन का जो इक्वेशन है वो ये है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के पी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपका एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चा? 2.303 आर टी लॉग के सी। सो वेरी सिंपल। बस इन्हीं दो इक्वेशंस रिएक्शंस में लगाएंगे और आपका जो है वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के एप्लीकेशंस को लेके। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ। ओके, गुड बाय।